प्यारे बच्चों एवं मित्रों, हम पहले भाग में हम लोग 40 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। अब इस भाग में हम लोग हल करेंगे 41 नंबर से। ठीक है, तो बगैर देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें 40 प्रश्न एक बार हम आपको फिर से बताएंगे। 40 नंबर प्रश्न है जो कि हम इसको हल करे हैं, लेकिन इसमें फिर से आप शुरुआत करते हैं। कोहार्ट में कुल कितने सैनिक होते थे, तो आपको हम बता चुके थे 700 सैनिक होते थे। चलिए, 41 नंबर है, लीजन में अंत में आक्रमण कौन करते थे। लीजन में जो सबसे अंतिम में आक्रमण करते थे, क्रम से आक्रमण करते थे, जैसे जो आगे होता था, जो उसके पीछे होता था, फिर तीसरी पंक्ति का, फिर चौथी पंक्ति। तो इसका मतलब कि जो चौथी पंक्ति का सैनिक होता था वही अंत में आक्रमण करेगा। तो पहली पंक्ति में बेलाइट्स अर्थात पहले आक्रमण बेलाइट्स करते थे, दूसरी पंक्ति में हफ्ताती होते थे, दूसरा आक्रमण हफ्ताती करते थे, तीसरा आक्रमण प्रिंसिपाइज करते थे और अंतिम आक्रमण या चौथा आक्रमण करते थे ट्रायरी। तो मित्रों या बच्चों, इसमें जो है अंत में आक्रमण कौन करते थे, ट्रायरी। ठीक है, आगे देखिए, लीजन में कितने कोहार्ट होते थे। तो लीजन में जो कुल कोहार्ट होते थे वो होते थे 6 कोहार्ट। एक लीजन में 6 कोहार्ट और एक कोहार्ट में 700 सैनिक, कुल मिलाकर 4200 सैनिक कुल लीजन में होते थे। 43 नंबर, लीजन के सैनिकों के बीच की दूरी कितनी होती थी। लीजन के सैनिकों के बीच की दूरी होती थी 5 फीट, अर्थात युद्ध के मैदान में लीजन के सैनिक 5-5 फीट की दूरी पर खड़े किए जाते थे। लीजन के सैनिक, इतना आप लोग याद रखिएगा, लीजन के सैनिक 5 फीट की दूरी पर और फ्लैंक्स के सैनिक 6 फीट की दूरी पर। इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक, चलिए। 44 नंबर, दोधारी तलवार किस सेना का हथियार थी। दोधारी तलवार वही है रोमन सेना के हथियार। ठीक है, रोमन लीजन के जो हफ्ताती, प्रिंसिपाइज और ट्रायरी, तीनों प्रकार के जो सैनिक होते थे, इन सब की तलवारें दोधारी होती थी। चलिए, 45 नंबर, फ्लैंक्स के सैनिकों के बीच की दूरी अभी हम आपको बता चुके हैं। फ्लैंक्स के सैनिकों के बीच की जो दूरी होती थी वो दूरी होती थी 6 फीट। ठीक है, लीजन ने फ्लैंक्स को किस युद्ध में पराजित किया था। तो लीजन ने फ्लैंक्स को पाइडना के युद्ध में पराजित किया था, जो कि 168 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ईसा पूर्व 168 में लड़ा गया था पाइडना या पीडना का युद्ध। 47 नंबर, पूरक सेना किस सेना का अंग थी। तो पूरक सेना यूनानी सेनाओं के एक सहायक सेना के रूप में यूनानी सेना का अंग थी। 48 नंबर, और इन्हीं पूरक सेनाओं का गठन, पूरक सेनाओं की नियुक्ति, पूरक सेनाओं का गठन किया था सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय या फिलिप महान ने, फिलिप द्वितीय ने। 48 नंबर, सिकंदर का समरतंत्र क्या था। सिकंदर के 2 समरतंत्र थे, एक था तिर्यक और दूसरा था मार्च डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड, अर्थात डिवाइड, विभक्त होकर बढ़ो और मिलकर लड़ो। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देखिए और विकल्प देख लेते हैं। कालम विकल्प, कालम समरतंत्र ये नेपोलियन का था। तुलगमा ये बाबर का समरतंत्र था। आघात समरतंत्र पहली बार मोहम्मद गोरी भारत में लेकर आया था। कब, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए तराइन के संग्राम में, दूसरे युद्ध में। 49 नंबर, सिकंदर की फाइल में सैनिक होते थे। सिकंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिकंदर ने फाइल में जो पहले 16 सैनिक होते थे, उन्हीं 16 सैनिकों को फाइल को आधा कर दिया था और अपने फाइल में उसने केवल 8 सैनिकों को ही रखा था। ठीक, सिकंदर का गुरु कौन था। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, याद रखिएगा एक बार। फुकरात के गुरु प्लेटो के गुरु अरस्तु, फुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। 51 नंबर, अर्बेला का संग्राम कब हुआ था। अर्बेला का संग्राम हुआ था 331 ईसा पूर्व, सिकंदर और जो है ईरान के शासक दारा के बीच में, अर्थात यूनान और ईरान के बीच में, या यूनानी सेना का नेतृत्व सिकंदर और ईरानी सेना का नेतृत्व डेरियस उर्फ ड्रायफ कर रहा था, उर्फ दारा कर रहा था। 52 नंबर, कार्थेज नगर किस महाद्वीप पर है। कार्थेज नगर है अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, गोथ जनजाति किस महाद्वीप पर पाई जाती है। तो गोथ जनजाति भी अफ्रीका महाद्वीप पर ही पाई जाती थी, जो कि एड्रियानोपल के संग्राम में रोमन सेना को पराजित किया था। ठीक है, चलिए, लंबे धनुष की लंबाई क्या थी। 54 नंबर, लंबे धनुष की लंबाई 6 फीट होती थी। बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी गलत कर देते हो। लंबे धनुष की लंबाई और मस्केट की लंबाई दोनों 6 फीट होती थी, इतना आप लोग याद लीजिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल।
लंबा धनुष और मस्केट। चलिए 55 नंबर, किस युद्ध में दोनों सेनाएं कवच युक्त थीं? अब दोनों सेनाएं जो कवच युक्त थी वो हेस्टिंग के संग्राम में कवच युक्त सेनाओं ने भाग लिया था। फ्रांस की सेना जो थी कवच युक्त घुड़सवारों की सेना थी, और अंग्रेजों की सेना जो थी वो कवच युक्त पैदल सेना थी। ठीक है, तो हेस्टिंग का युद्ध, इसमें दोनों सेनाएं कवच युक्त थी। क्रेफी संग्राम में ब्रिटिश सेना का मुख्य हथियार क्या था? क्रेफी संग्राम में ब्रिटिश सेना का जो मुख्य हथियार था वो था लंबा धनुष, जिसकी लंबाई कितनी थी? 6 फीट। बारूद की खोज कहाँ हुई थी? बारूद की खोज ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन निवासी, ब्रिटेन वैज्ञानिक, कुछ भी कह लीजिए, रोजर बेकन ने 1249 में बारूद की खोज की थी। चलिए 58 नंबर है, आग्नेय अस्त्र किस युग की देन है? तो आग्नेय अस्त्र आप सब लोग जानते हैं, आग उगलने वाले हथियार बारूद युग की देन है। सीधी सी बात, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। बारूद से ही आग निकलता है, विस्फोटक पदार्थ वही है बारूद। भाप शक्ति की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने की थी। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। उत्तर का फेर कौन था? उत्तर का फेर था गुस्तावस एडोल्फस, सबको मालूम होगा। अश्व तोपखाने का जनक कौन था? अश्व तोपखाने का जनक था फ्रेडरिक महान, जो कि प्रफाया जर्मनी का था। ठीक है, विश्व का पहला तोपची कहा जाता है सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को। ये निवासी थे टर्की या तुर्की के। युद्ध का देवता कौन था? युद्ध का देवता था नेपोलियन, सब लोग जानते हैं। 64 नंबर, इतना ज़्यादा इसने युद्ध लड़ा था कि अंत में युद्ध का देवता ही बन गया। मैदानी तोपखाने का जनक गुस्तावस एडोल्फस था, जो कि कहाँ का था? स्वीडन का। आधुनिक सेना का निर्माता ये भी गुस्तावस एडोल्फस ही था। 66 नंबर, सर्वप्रथम सामुद्रिक शक्ति पर ध्यान देने वाला राष्ट्र था कौन? ब्रिटेन। ठीक है। 67 नंबर, भाप शक्ति की खोज के पहले जलपोत किसके बने होते थे? तो जलपोत पहले जो बने होते थे, शुरुआत में जो बने होते थे, क्योंकि मनुष्यों को चलाना पड़ता था इसलिए ये हल्के बनाए जाते थे, क्योंकि भाप की शक्ति की खोज तो थी नहीं, इंजन बना नहीं था, तो इसलिए ये लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी हल्की होती है लोहे के मुकाबले, कांफे और फाइबर का पता ही नहीं था उस समय। 68 नंबर, नेपोलियन का समरतंत्र था, क्या था? पंक्ति और कालम रचना। इसमें आपका विकल्प दोनों सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही रचनाएं नेपोलियन अपने समरतंत्र में प्रयोग करता था। पंक्ति रचना का प्रयोग करता था फायर करने के लिए, तेज़ी से फायर करने के लिए, और कालम रचना का प्रयोग करता था मुठभेड़ की लड़ाई के लिए। 69 नंबर, सेना पेट के बल चलती है, ये कथन है नेपोलियन का। 70 नंबर, सशस्त्र राष्ट्र राज्य के जन्मदाता थे, तो सशस्त्र राष्ट्र राज्य के जन्मदाता थे नेपोलियन, और इसी सिद्धांत के तहत नेपोलियन ने बड़ी सेनाओं का प्रयोग किया, यहाँ तक कि संपूर्ण फ्रांस वासियों को इसने सेना में उनकी कार्यों को निश्चित कर दिया था, अर्थात सेना में भागीदारी सबकी निश्चित कर दिया था, तो वो था नेपोलियन। गुस्तावस की सेना का मुख्य हथियार क्या था? गुस्तावस की सेना का जो मुख्य हथियार था वो था मस्केट। बच्चों, आप लोगों को हमने बताया था कि गुस्तावस ने मस्केट को अपनी सेना का प्रधान हथियार बनाया या नियुक्त किया या घोषित किया। ड्रैगन क्या है? ड्रैगन के बारे में भी हमने आपको बताया था। ड्रैगन था घुड़सवार सेना। किसकी घुड़सवार सेना? गुस्तावस एडोल्फस की। गुस्तावस एडोल्फस की घुड़सवार सेना दो प्रकार की थी, क्यूरेजियर्स और ड्रैगन। ठीक है, क्यूरेजियर्स उनका मुख्य हथियार तलवार होता था, उनका प्रयोग मुठभेड़ की लड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता था, और ड्रैगन जो होता था इनका मुख्य हथियार था पिस्टल, इनका प्रयोग किया जाता था ये फायर करने के लिए, दूर से केवल फायर करते थे। 73 नंबर, गुस्तावस की कंपनी में सैनिक होते थे, तो गुस्तावस की कंपनी में 150 सैनिक होते थे। सबसे छोटी इकाई कंपनी थी और सबसे बड़ी इकाई थी ब्रिगेड। 74 नंबर, गुस्तावस की सेना की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? बच्चों, ये प्रश्न जितना इजी देखने में लग रहा है इतना इजी है नहीं। बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे इस प्रश्न को गलत कर डाले थे। चलिए, गुस्तावस की सेना की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है ब्रिगेड। छोटी इकाई कंपनी, कंपनी से बड़ी बटालियन, बटालियन से बड़ी रेजिमेंट, और रेजिमेंट से बड़ी अर्थात सबसे बड़ी होती थी ब्रिगेड। 75 नंबर, युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ किस युग की देन है? तो युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ जो है देन वो है बारूद की देन। युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ बारूद युग की देन है।
76 नंबर, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस युग का योगदान है? तो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में जो योगदान है वो है भाप युग का, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का मतलब जो कार्य अभी तक मनुष्य कर रहे थे वही कार्य मशीनें करने लगी। औद्योगिक क्रांति के भाप युग को क्रांति का युग, कल कारखानों का युग, यंत्रीकरण युग सब कुछ कहा जाता है। चलिए 77 नंबर, जर्मनी का पूर्व नाम है प्रफा। ठीक है। चलिए 78 नंबर है, निम्न में सामुद्रिक शक्ति विचारक हैं। बच्चों देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं डुहेट और महान में। ठीक है, आप लोग एक बार हम फिर से बता देते हैं, सामुद्रिक शक्ति के विचारक हैं महान और वायु शक्ति के विचारक हैं डुहेट। ठीक है, तो सामुद्रिक शक्ति के विचारक होंगे अल्फ्रेड एटी महान। ठीक है, एडमिरल एटी महान जो कि अमेरिका के नौसेना अध्यक्ष थे। 79 नंबर, आधुनिक डिवीजन पद्धति का जन्मदाता नेपोलियन था। अब देखा जाए तो डिवीजन पद्धति 1645 ईस्वी में ही इसका जन्म हो चुका था, लेकिन उसको आधुनिक आधार पर गठित किया था वो थे नेपोलियन, अर्थात आधुनिक डिवीजन पद्धति के जन्मदाता नेपोलियन थे। 80 नंबर, नेपोलियन की सेना की गति प्रति मिनट कितनी थी? तो नेपोलियन की सेना की गति प्रति मिनट थी 120 कदम। ठीक है। चलिए, युद्ध में नेपोलियन कितने सैनिकों के बराबर होता था? तो युद्ध में नेपोलियन जो सैनिकों के बराबर होता था 40,000 सैनिकों के बराबर। बच्चों इसको आप लोग याद करिएगा, नहीं तो कभी कभी आप लोग ऐसा होता है कि आप लोग सोचने ज़्यादा लगते हो और वहीं पर प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया ना कि बताइए एक अकेला नेपोलियन 40 के बराबर नहीं हो सकता था, अगर ऐसा अगर अपने दिमाग ने आपको कह दिया तो आपका प्रश्न वहीं गलत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, युद्ध में नेपोलियन की उपस्थिति मात्र 40,000 सैनिकों के बराबर हुआ करती थी। ऐसा जो है ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने कहा है, जिन्होंने नेपोलियन को बंदी बनाया था वाटरलू के संग्राम में। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध वाटरलू, सब लोग जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगीन की खोज हुई थी। संगीन की खोज कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। संगीन की खोज 1645 ईस्वी में फ्रांस के बयोने नगर में हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसका एक नाम अंग्रेजी नाम है बैनेट या बायोनेट। खंड योद्धा संबंधित हैं, खंड योद्धा नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन ही खंड योद्धाओं का प्रयोग करता था और खंड योद्धाओं को प्रयोग करने की कला इसने अमेरिकन गृह युद्धों से सीखा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कहाँ से सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर 1000 सैनिकों पर कितनी तोपें रखता था? बच्चों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये सिकंदर नहीं, ये होगा नेपोलियन, ये होगा नेपोलियन। तो नेपोलियन 1000 सैनिकों पर जो तोपें रखता था वो रखता था 4 तोपें। ठीक है। 85 नंबर, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध क्या था नेपोलियन के जीवन का? वाटरलू। कब लड़ा गया था? 1815 में। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बच्चों नेपोलियन की मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना टापू पर। नेपोलियन को गिरफ्तार करने के बाद 1815 में उसको सेंट हेलेना नामक एक निर्जन टापू पर छोड़ दिया गया था, जहाँ पर 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन को गिरफ्तार किसने किया था? तो ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के संग्राम में गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी में। 89 नंबर है, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था बच्चों कार्लो बोनापार्ट। यहाँ आपका कार्लो बोनापार्ट, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 90 प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वो थे हरग्रीव्स। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किए थे हरग्रीव्स। और पावर लूम किसने बनाया था? पावर लूम को बनाया था कार्टराइट ने। ठीक है। और सर्वप्रथम वाष्प चालित जहाज़ों का निर्माण किसने किया था? तो वाष्प चालित जहाज़ों का निर्माण सबसे करने वाले था ब्रिटेन। सबसे पहले सामुद्रिक शक्ति पर ध्यान दिया था ब्रिटेन ने। वाष्प चालित या भाप चालित जहाज़ों का निर्माण भी ब्रिटेन ने ही किया था, क्योंकि भाप चालित इंजन का निर्माण भी ब्रिटेन में ही हुआ था, क्योंकि जेम्स वाट भी कहाँ का था? ब्रिटेन का। ठीक है बच्चों, चलिए
अब आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।